यह खबर जिस तरह से भूमध्य सागर की शांत लहरों को चीरती हुई सामने आई है, उसने पूरी दुनिया के सामरिक हलकों में हलचल मचा दी है। भारत और तुर्की के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात इतनी तेजी से उबाल पर आ जाएंगे। यह सब शुरू हुआ भारत के अत्याधुनिक युद्धपोत INS त्रिकंद की तैनाती से, जो भूमध्य सागर में एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था। लेकिन जैसे ही यह भारतीय युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आगे बढ़ा, तुर्की की नौसेना के 3 युद्धपोतों ने त्रिकंद को चारों ओर से घेर लिया। तुर्की ने इस घेराबंदी को सुरक्षा जांच का नाम दिया, लेकिन असल में यह भारत की समुद्री शक्ति को परखने और एक प्रकार की धमकी देने का प्रयास था। भारतीय नौसेना ने शुरू में संयम दिखाया। त्रिकंद से तुर्की युद्धपोतों को रेडियो पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की याद दिलाई गई और अनुरोध किया गया कि वे अपनी आक्रामक स्थिति से पीछे हटें। लेकिन तुर्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने दूरी और घटा दी, मानो किसी संभावित टकराव की तैयारी में हो। यही वह क्षण था जब भारत की सामरिक कमान ने नई दिल्ली से सीधे दखल देने का फैसला किया। भारत ने अंकारा को एक सख्त संदेश भेजा। तुर्की की नौसेना अगर 8 घंटे के भीतर INS त्रिकंद के आसपास से नहीं हटती है, तो भारत इस पर अपने अधिकारों के तहत निर्णायक कार्रवाई करेगा। इस अल्टीमेटम ने अंकारा में राजनीतिक और सैन्य गलियारों में खलबली मचा दी। तुर्की के राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकारों की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें नौसेना प्रमुख, विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। वहीं भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय ने भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाकर स्थिति पर गहन समीक्षा की। यह पहली बार था जब भारत ने किसी नाटो सदस्य देश को इतने स्पष्ट और सीमित समय के अल्टीमेटम में चेतावनी दी थी। भारत की चेतावनी का असर तुर्की के चेहरों पर साफ दिख रहा था। अंकारा के बंदरगाहों में तैनात तुर्की युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा गया, जबकि मीडिया में इस खबर को छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन उपग्रह चित्रों और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग सिस्टम ने यह खुलासा कर दिया कि तुर्की के जहाज त्रिकंद के इर्द गिर्द अपनी स्थिति और मजबूत कर रहे थे। भारत ने भी पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए, बल्कि त्रिकंद को सपोर्ट देने के लिए अरब सागर से 2 और भारतीय युद्धपोतों की तैनाती का आदेश दे दिया गया। इसके साथ ही भारत ने भूमध्य सागर में तैनात अपने मित्र देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया, ताकि तुर्की पर सामरिक और कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि भारत ने तुर्की को केवल चेतावनी नहीं दी, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा एक्शन भी लेने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने भूमध्य सागर के उस पूरे क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशनल जोन घोषित कर दिया है और त्रिकंद को विशेष अनुमति दी गई है कि वह किसी भी तुर्की जहाज की आक्रामक गतिविधि पर जवाबी वार कर सकता है। साथ ही भारत ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स को भी सक्रिय कर दिया है, जो तुर्की के नौसैनिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक या इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हालात और भी पेचीदा तब हो गए जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी। भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का घोर उल्लंघन बताया और कहा कि अगर तुर्की अपनी नौसेना नहीं हटाता तो भारत आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करेगा। इसके बाद वॉशिंगटन, पेरिस और मॉस्को में भी राजनयिक हलचल शुरू हो गई, क्योंकि भारत और तुर्की दोनों के बीच टकराव से भूमध्य सागर में बड़ा भू राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता था। तुर्की के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो भारत के अल्टीमेटम का पालन करे और पीछे हटे, या फिर सीधे सीधे सैन्य टकराव की ओर बढ़े। लेकिन तुर्की की हिचकिचाहट यह दिखा रही थी कि वह भारत की सख्त चेतावनी को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहता। भारत का रुख इस बार पूरी तरह से अलग था, न कोई झुकाव, न कोई समझौता। भारत के रणनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि अगर तुर्की पीछे नहीं हटता तो भारत एक पिन पॉइंट स्ट्राइक के जरिए तुर्की के जहाजों की इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को निष्क्रिय कर सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास वह तकनीक मौजूद है जिससे बिना गोली चलाए भी तुर्की जहाजों को ऑपरेशनल रूप से पंगु बनाया जा सके। दूसरी ओर तुर्की को डर है कि अगर वह पीछे हटता है तो नाटो के भीतर उसकी स्थिति कमजोर होगी, लेकिन अगर टकराव होता है तो उसे भारत की तेज और तकनीकी रूप से उन्नत नौसेना के सामने भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 8 घंटे की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। भूमध्य सागर की सतह पर हर जहाज की गतिविधि पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। भारत और तुर्की के बीच यह तनातनी अब केवल एक समुद्री घटना नहीं रही, यह 2 देशों के सामरिक धैर्य, राजनीतिक इच्छा शक्ति और वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों की एक खामोश लेकिन तीखी जंग बन चुकी है। कौन झुकेगा, कौन आगे बढ़ेगा, और क्या भूमध्य सागर आने वाले घंटों में एक नई वैश्विक भू राजनीतिक लकीर खींचने वाला है? जवाब छिपा है उस टिक टिक करती घड़ी में जो भारत के 8 घंटे के अल्टीमेटम के साथ आगे बढ़ रही है। उसका अंजाम तो तुर्की को भुगतना ही था और इस बात का डर भी साफ झलक रहा था तुर्की के माथे पर। भारत ने सीधे तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया था।
भारत ने कहा था कि तुर्की अगर अपनी नेवी को 8 घंटे के अंदर अंदर त्रिकंद के आसपास से नहीं हटाती है और भारत के युद्धपोत को घेरने का तब भी काम करती है, तो उसके बाद भारत इस पर बहुत बड़ा जो जवाब है वो जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। और इस वक्त जो खबर, जिस चीज का इंतजार, जिस चीज का डर सता रहा था, आखिरकार भारत ने वही किया है। भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी ऊर्जा केंद्र को ही निशाना बनाते हुए इस वक्त ध्वस्त करने का काम कर दिया है। सबसे पहले तुर्की ने भारत के भूमध्य सागर में एंट्री को ही अवैध बताया। भारत तब भी चुप रहा। भारत ने सीधे तौर पर अपने त्रिकंद को तुर्की की सीमा से बाहर रखा। इसके बावजूद तुर्की ने बार बार भारत के आईएएस त्रिकंद को ध्वस्त करने की धमकी दी। भारत तब भी चुप रहा, और भारत तब भी चुप रहा जब तुर्की ने भारत के खिलाफ उल्टा सीधा युवन में बोला। लेकिन हद तो तब हो गई जब तुर्की के 4 युद्धपोतों ने आईएएस त्रिकंद को देर रात घेरने का काम किया, और देर रात घेरने के बाद आईएएस त्रिकंद को सीधे धमकी दी जा रही थी, सीधे भारत को रिटेलिएट करने की बात की जा रही थी। लेकिन तब भारत का सब्र का बांध टूट गया और भारत ने 1-2 नहीं बल्कि एक के बाद एक 4 युद्धपोत भूमध्य सागर में उतार दिए। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इसी के आगे सबसे अहम खबर बन चुकी है, क्योंकि भारत ने इस वक्त तुर्की की भूमध्य सागर में मौजूद सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र की लाइन को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से निशाने बनाते हुए इस वक्त गैस लाइन को तबाह करने का काम किया है। इस वजह से अब तुर्की पूरी तरह से बौखला चुका है। तो इस वक्त भारत ने न सिर्फ अब तुर्की को रिटेलिएट करने की तैयारी पूरी कर ली है, बल्कि भारतीय युद्धपोतों ने चौतरफा तुर्की को घेर लिया है। हाल ये बन चुका है कि भारत न सिर्फ मेडिटेरियन सी में बल्कि रेड सी से लेकर के ब्लैक सी तक अपनी पहुंच इस वक्त बना चुका है। यानी तुर्की के 3 तरफ के तीनों सागरों में भारत इस वक्त मौजूद हो चुका है और तुर्की को हर तरफ से भारत ने पूर्णतः घेरने का काम किया है। भारत ने तुर्की को दिया हुआ अल्टीमेटम पर तुर्की ने एक्शन नहीं लिया और न ही कदम अपने पीछे खींचने की कोशिश की, जिसके चलते भारत ने इस बड़े एक्शन को आखिरकार अंजाम दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और भारत ने किस तरह से इस गैस लाइन को ध्वस्त किया है और इसको ध्वस्त करके भारत ने तुर्की पर सबसे बड़ी चोट कर दी है। अगर यूं कहें कि तुर्की के सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर को ही भारत ने अपने हाथों में इस वक्त ले लिया है, तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है, क्योंकि भारत ने अगर किसी भी देश को सबसे पहले कमजोर करना होता है तो उसके सबसे ज्यादा ऊर्जा क्षेत्र को, उसकी पावर सप्लाई को ही कट किया जाता है। क्या है इसका पूरा माजरा? क्या आगे की कहानी है? और इसको लेकर के तुर्की की तरफ से रिटेलिएशन पर बहुत बड़ी बात कही गई है, वो भी बताएंगे, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की इस वक्त एक तरफ तो यूएन में चल रही कूटनीतिक क्षमता और दूसरी तरफ भारत की भूमध्य सागर में इस वक्त सामरिक शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया देखकर दंग रह चुकी है। भारत के इस बड़े एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में भारत की उपलब्धियों के लिए एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है कि अगर आप देश के किसी भी कोने, किसी भी जगह से बैठ करके वीडियो देख रहे हैं तो अपनी जगह, अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स देश के किन किन जगहों, किन किन किनारों से बैठ करके हमारी वीडियो देखते हैं और हम उन तक और भी अपनी बेहतर वीडियो पहुंचाने का काम कर सके। इसलिए बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। यह पूरी की पूरी घटनाक्रम शुरू हुआ तुर्की की एक सबसे बड़ी गलती से। वो थी भारत के लिए भूमध्य सागर के जिब्राल्टर जगह पर रोकना। जिस तरह से तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम दिया था, भारत उसी चीज पर अड़माचरा ढा रहा। भारत ने साफ कर दिया कि तुर्की जैसे देश भी अगर भारत को अल्टीमेटम देने लगे तो यह बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और भारत ने सीधे तौर पर इस पूरी की पूरी घटना को दरकिनार करते हुए अपना काम जारी रखा। भारत ने तुर्की के किसी भी जवाब का कोई भी रिटेलिएशन उस वक्त तक नहीं दिया जब तक तुर्की ने भारत को डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं किया। तुर्की के नेवी की तरफ से भारत को लगातार मैसेज किए जा रहे थे, लगातार रेडियो पर सिग्नल्स भेजे जा रहे थे कि अपने जहाज को वापस लें, आप गलत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जबकि भारत भूमध्य सागर में तुर्की की सीमा से लगभग 1500 नॉटिकल माइल्स दूर था, यानी कि तुर्की की सीमा से दूरों दूर तक भारत था। उस वक्त भी तुर्की भारत को धमका रहा था। खैर, यहां तक चीजें भारत सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फाइनली अब जाकर के भारत ने इस पर रिटेलिएशन दिया है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति के उस दौर में घटित हुई जब भारत अपनी सामुद्रिक शक्ति का विस्तार कर रहा था और भूमध्य सागर में एक रणनीतिक नौसैनिक अभ्यास के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। यह अभ्यास भारत के एक्ट ईस्ट और एक्ट वेस्ट
दोनों ही सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा था, जिसमें भारतीय नौसेना विश्व के विभिन्न रणनीतिक समुद्री इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है, ताकि न केवल समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, बल्कि भारत की नौसैनिक क्षमता को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जा सके। इस मिशन के दौरान भारत की एक नौसैनिक टास्क फोर्स भूमध्य सागर में ऑपरेशन कर रही थी। भारत का यह कदम पूरी तरह वैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुरूप था, क्योंकि वह किसी भी देश की क्षेत्रीय सीमा में प्रवेश नहीं कर रहा था। तुर्की की सीमा से वह टास्क फोर्स लगभग 1500 नॉटिकल माइल्स दूर थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून UNCLOS के अनुसार किसी भी प्रकार के इंट्रूजन के दायरे में नहीं आता। लेकिन इस दौरान तुर्की ने अप्रत्याशित रूप से एक आक्रामक रुख अपनाया। तुर्की की नौसेना ने रेडियो सिग्नलों और चेतावनी संदेशों के जरिए भारतीय नौसैनिक जहाजों को यह संदेश देना शुरू कर दिया कि वे तुर्की के समुद्री क्षेत्र में घुस आए हैं और उन्हें तत्काल वहां से लौट जाना चाहिए। इन संदेशों में तुर्की के लहजे में न केवल धमकी झलक रही थी, बल्कि एक तरह का अल्टीमेटम भी दिया जा रहा था कि यदि भारतीय जहाज वापस नहीं लौटते तो उन्हें तुर्की की नौसेना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति ने भारतीय नौसेना को चौंका दिया, क्योंकि वास्तविकता में भारत की कोई भी नौसैनिक यूनिट तुर्की की क्षेत्रीय सीमा के करीब भी नहीं थी। भारत ने प्रारंभिक चरण में इस पूरे मामले को एक मिसकम्युनिकेशन मानते हुए संयम का परिचय दिया और किसी भी प्रकार की आक्रामक प्रतिक्रिया से परहेज किया। भारत की नीति स्पष्ट थी, जब तक कोई देश भारतीय जहाजों के मिशन में सीधा हस्तक्षेप न करे, भारत अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ता। यही कारण था कि भारत ने तुर्की की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए अपने ऑपरेशन को जारी रखा। भारत का यह कदम सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि भारत तुर्की की चेतावनियों के आगे झुक जाता तो यह एक गलत मिसाल कायम होती, जिससे भविष्य में अन्य देश भी इसी प्रकार के झूठे दावे कर भारतीय ऑपरेशनों में दखल देने की हिम्मत कर सकते थे। भारत ने पूरी घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक हैंडल किया। तुर्की का आक्रामक रुख कोई संयोग नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने भारत के खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नकारात्मक बयानबाजी की थी, चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या संयुक्त राष्ट्र में भारत की नीतियों का विरोध। तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण भारत के खिलाफ एक प्रकार के डिप्लोमैटिक कैंपेन में लगा हुआ था। यही कारण है कि जब भारतीय नौसेना भूमध्य सागर में पहुंची तो तुर्की ने इसे अपनी सामरिक सीमा में दखल के रूप में पेश कर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने इस पूरे मामले को बड़ी सटीक रणनीति से हैंडल किया। तुर्की के अल्टीमेटम का जवाब देने के बजाय भारत ने अपने मिशन को बिना रुके जारी रखा और तुर्की की चेतावनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर करने की तैयारी शुरू की। भारत ने इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र समुद्री प्राधिकरण IMO और UNCLOS को भेजी, जिसमें तुर्की के फर्जी दावों का खंडन किया गया और स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारतीय जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में ही ऑपरेट कर रहे थे। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि तुर्की के दावे न केवल निराधार हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ भी हैं। इस बीच तुर्की की नौसेना ने भारतीय जहाजों को लगातार रेडियो पर वार्निंग टोन भेजने का सिलसिला जारी रखा। कुछ स्रोतों के अनुसार तुर्की ने अपने 2 फ्रिगेट्स को भारतीय जहाजों के करीब भेजा ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि भारतीय नौसेना ने अत्यंत अनुशासित और संयमित ढंग से अपनी पोजीशन बनाए रखी और किसी भी उकसावे में नहीं आई। भारतीय नौसेना के कमांडरों ने साफ संकेत दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहा है और तुर्की को किसी भी प्रकार की एक्शन से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। कई सप्ताह तक भारत ने इस मामले में संयम बनाए रखा, लेकिन जब तुर्की ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा उल्लंघन के रूप में पेश करने की कोशिश की, तब भारत ने पहली बार इस पर कड़ा रिटेलिएशन किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर तुर्की के दावों को झूठा करार दिया और कहा कि भारत किसी भी देश से अल्टीमेटम स्वीकार नहीं करेगा, विशेष रूप से उस देश से जिसकी नौसैनिक सीमा से हम 1500 नॉटिकल माइल्स दूर हैं। इस बयान में भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह तुर्की के आक्रामक नौसैनिक रुख का जवाब देने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को और मजबूत करेगा। भारत के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तुर्की की आलोचना होने लगी। यूरोपीय संघ और कई अन्य नौसैनिक शक्तियों ने भारत के पक्ष में खड़े होकर यह कहा कि तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऑपरेट करने वाले अन्य देशों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अमेरिका ने भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत का समर्थन किया और तुर्की को नौसैनिक आक्रामकता से बचने की सलाह दी।
इसके बाद भारत ने अपनी रणनीति को अगले चरण में ले जाते हुए भूमध्य सागर में एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया, जिसमें फ्रांस, इटली और ग्रीस जैसे देश शामिल हुए। यह अभ्यास तुर्की के समुद्री प्रभाव क्षेत्र के बिल्कुल पास आयोजित किया गया। भारत का यह कदम एक प्रकार का साइलेंट मैसेज था कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, और यदि किसी देश ने भारत को धमकाने की कोशिश की तो भारत उसके जवाब में रणनीतिक स्तर पर कदम उठाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और